हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिटरेचर क्या होता है और इनके कितने फॉर्म होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी से आने वाले 4-5 वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको वो सभी बातें बताऊंगा जिसके बिना आप इंग्लिश लिटरेचर का कल्पना नहीं कर सकते। मीन्स कि अभी 4-5 लेक्चर में आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा आपको उसको हर हाल में याद करना ही है, और आप जब तक इंग्लिश पढ़ते रहेंगे, लिटरेचर पढ़ते रहेंगे, ये आपको काम आता रहेगा। और जैसे जैसे हम लोग सेमेस्टर में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बार बार कहूंगा कि आप वो वाला वीडियो लेक्चर जाके देखें। इससे अच्छा है कि आप अभी इसको बढ़िया से देख ले, समझ ले और इसे हर हाल में याद कर ले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिटरेचर। इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज लैंग्वेज। एक लैंग्वेज क्या होता है। तो जैसे ये सवाल पूछा जाता है कि लैंग्वेज क्या है, आपके मन में एक ही ख्याल आता है, इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बातचीत करने का एक माध्यम है। वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग, इमोशन एंड आइडियाज बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज है इसलिए हम अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मुझे प्यास लगा तो मैं दूसरे को कैसे बताऊंगा कि मुझे प्यास लगा, क्योंकि मुझे भी भाषा पता है, उन्हें भी भाषा पता है। मैं जो कुछ भी बोलूंगा सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा क्योंकि हमारे पास भाषा है। इसे और हम लोग डिटेल में समझे तो आप ये समझे कि हर एक लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम लोग लेटर कहते हैं। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और हर एक सिंबल का कुछ अर्थ होता है जो कि मुझे भी पता है और वो चीज़ आपको भी पता है, और इसी बेसिस पे हमारा कम्युनिकेशन होता है। जैसे ए क्या है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अब हकीकत में ए जैसा कोई चीज़ तो होता नहीं है। ये हम लोग किसी भी तरह के सिंबल को कुछ नाम दे देते हैं और ये सबको बता दिया जाता है कि इसको ए बोलना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंगो क्या है, तो मैंगो 5 लेटर से बना है। अब हकीकत में मैंगो वर्ड आप ढूंढने जाएंगे तो वो तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे भी बता दिया गया कि मैंगो का मतलब ये वाला फ्रूट होता है, आपको भी बता दिया गया कि मैंगो मतलब ये वाला फ्रूट होता है, और हम दोनों ही समझ गए कि मैंगो मतलब ये होता है। ऐसे ही पूरा दुनिया समझ गया कि मैंगो का मतलब ये होता है। अब जब कभी भी वर्ड बोला जाता है मैंगो, सब समझ जाता है कि इस फल का बारे में बात किया जा रहा है। ऐसे ही हम लोगों ने हर एक चीज का नाम दे दिया है, और जो कोई भी अब उस नाम को लेता है तो हमें समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में किस बारे में बात हो रहा है। तो लैंग्वेज एक्चुअली क्या है, तो लैंग्वेज कुछ और नहीं, ग्रुप ऑफ सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम लोग लेटर्स कहते हैं, और इन लेटर्स के मिलने से वर्ड बनता है, इन वर्ड्स के मिलने से सेंटेंस बनता है। अगर हम लोग सही ग्रामर का यूज करें और इन वर्ड को सही एक पैटर्न में ढालें तो सेंटेंस बनेगा, और जब हम इन सेंटेंस को अपनी तरह से इस्तेमाल करते हैं तब ये एक लैंग्वेज कहलाता है। अब लैंग्वेज का 3 अलग अलग फॉर्म होता है, आप इन्हें भी समझ ले। लैंग्वेज 3 तरह से यूज किया जा सकता है। एक फॉर्म इसका होता है वर्बल लैंग्वेज या ओरल लैंग्वेज। वर्बल या ओरल यानी मौखिक भाषा। जब हम लोग बोल के कोई चीज़ बताते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, यहाँ आप जो कुछ भी समझ पा रहे हैं, ये क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं ओरली आपको बता रहा हूँ। तो ओरली मतलब कोई भी चीज़ बोल के बताना। दूसरा एक और लैंग्वेज होता है सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसमें हम लोग संकेत का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कहते हैं कि यहाँ आओ, तो इस तरह से आप इशारा करते हैं कि यहाँ आओ, वहाँ जाओ, रुको, और 1 2 3 4 5 इसके लिए भी आप इशारा कर देते हैं। तो ये इशारा वो आराम से समझ पाता है क्योंकि ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है। कहीं पे कोई साइन लगा हुआ है कि रुको, तो स्टॉप के लिए एक साइन लगा दिया जाता है, उस साइन को देख के समझ जाता है कि यहाँ पे रुकना है। तो ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। उसी तरह से कोई व्यक्ति जो है वो बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, लेकिन वो भी बात कर पाता है और वो भी पढ़ पाता है, वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात कर पाता है और पढ़ पाता है। शायद आप लोगों ने ब्रेल लिपि के बारे में सुना होगा। तो ब्रेल एक व्यक्ति था जो कि फ्रांस से था, और बचपन में ही वो नुकीली औजार के कारण उसके आंख में लग जाता है जिससे वो अंधा हो जाता है, और फिर उन्हें अंधों का दुख समझ में आता है कि एक अंधा व्यक्ति जो है इस समाज में कितना कष्ट झेलता है। फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिससे कि अंधे लोग भी पढ़ पाए। तो उन्होंने एक खास तरह का लिपि बनाया जिसको 6 पॉइंट पे बनाया गया था, और उन 6 पॉइंट में कोई एक पॉइंट ऐसा रहता था जो उभरा हुआ रहता था काफ़ी। तो कोई भी व्यक्ति जो ब्लाइंड है वो जब उन चीज़ पे ऐसा स्पर्श करता था अपनी उंगली को, तो जो पार्ट उभरा हुआ रहता था उसे पता चल जाता था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने अंधों को पढ़ने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। आज हमारे पास जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रोमन लिपि में लिखा हुआ, बट ब्रेल लिपि देखिए वहाँ पे भी एक लैंग्वेज है। तो कई तरह का लैंग्वेज होता है, वर्बल लैंग्वेज भी होता है, सिंबॉलिकल लैंग्वेज भी होता है, रिटन लैंग्वेज भी होता है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है रिटन लैंग्वेज। आप किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोई आपको बोल के थोड़ी सुना रहा, वहाँ पे सिंबल भी नहीं है, तो वहाँ पे रिटन लैंग्वेज। एक्चुअली रिटन लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है, ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, और ओरल लैंग्वेज की तुलना में आप रिटन लैंग्वेज पे ज़्यादा भरोसा दिखाओगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैं आपसे कुछ पैसे लेता हूँ और बदले में मैं आपका कहता हूँ कि ये जो ज़मीन है ये आज से तुम्हारा, बट मैं इसको लिखित में नहीं देता हूँ, मैं ओरली आपको बोल दिया कि ये ज़मीन आपका, ठीक है। और आज से आने वाले कई वर्षों के बाद जब कई सारे पीढ़ी आ जाएंगे तो उन्हीं में से मेरे ही खानदान का कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि ये ज़मीन आपका कैसे हो गया, आप कागज़ दिखाओ।
अगर आपका है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप कागज तो नहीं दिखा पाओगे। और अगर यही चीज आपको रिटेन फॉर्म में मिलता तो आप उस चीज को दिखा पाते। तो रिटेन फॉर्म ज्यादा क्रेडिबल माना जाता है, ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है ओरल फॉर्म से। और इसी रिटेन फॉर्म का जो एडवांस रूप होता है उसे ही हम लोग लिटरेचर कहते हैं। एडवांस रूप से कहने से मतलब है यानी आप शब्दों को इस्तेमाल कुछ इस तरह से करते हैं कि वो सामने वाले व्यक्ति को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो एक लैंग्वेज एक लिटरेचर बन सकता है जब आप शब्दों का यूज इस तरह से करें कि वो सामने वाले को अच्छा लगे। लैंग्वेज और लिटरेचर में अंतर समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक औरत है और किसी ने उसके पिता, पति और बच्चे की हत्या कर दी। अब अगर मैं उस औरत को कहूं कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे पिता, पति और बच्चे की हत्या की, तो ये एक लैंग्वेज होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे उस औरत को सिंपल वे में बता दे रहा हूँ। लैंग्वेज का यहाँ पे सिंपल यूज किया गया, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन इसी को अगर मैं लिटरेचर बनाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से कहूँगा, ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे सर से बाप का साया छीन लिया, तुम्हारी मांग उजाड़ दी और तुम्हारे गोल सूना कर दिया। तो यानी आप शब्दों को कुछ इस तरह से उपयोग करते हैं ताकि वो सुनने में थोड़ा अच्छा लगे। अब हम लोग बात करते हैं कि लैंग्वेज या लिटरेचर का पर्पस क्या होता है। देखिए, लैंग्वेज का पर्पस होता है कि जितना कहना है बस उतना कह दिया जाए और सामने वाला बस उसे समझ जाए। जैसे जब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। तब आप चाहे कोर्स ले या ना लें, लेकिन आप मेरे बात को समझते हैं। बस लैंग्वेज का ये पर्पस है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन लिटरेचर का पर्पस होता है कि वो सामने वाले व्यक्ति पे छाप छोड़ना चाहता है। यानी ऑथर चाहता है कि जब रीडर इसके वर्क को पढ़े तो वो घंटों उस पर विचार कर सके। जैसे जब आप कोई पोइट्री पढ़ते हैं, पोइट्री सुनते हैं, जब आप कोई शायरी सुनते हैं तो 4 लाइन में ही इतनी गहराई होता है जिसके बारे में आप घंटों विचार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ और आप देखो कि इसके 2 लाइन में ही कितनी गहराई होता है। अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। तो यहाँ पे 2 लाइन की ही शायरी है, बट आप इस पे जब विचार करेंगे तो पता चलेगा कि कितना गहराई इसके अंदर है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, व्हाट इज लिटरेचर, कि लिटरेचर एक्चुअली है क्या। तो काफ़ी बार ये डिफिनेशन दिया जाता है लिटरेचर का, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। यानी साहित्य में हम अपने समाज को देख सकते हैं। जैसे अगर आपको ये जाननी है कि आज से 200-300 साल पहले हमारा समाज कैसा था, किस तरह के लोग थे वहाँ पे, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, उनके विचार किस तरह के थे, उनके यहाँ भी क्या कास्ट सिस्टम होता था, क्या वक्त पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, और वहाँ पे मोनार्की था या फिर डेमोक्रेसी। आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज से 100 साल बाद भी अगर कोई ये जानने की कोशिश करेगा कि आज का समाज कैसा था तो वो आसानी से जान पाएगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास इंटरनेट है, लाखों वीडियोस है आज का, जिसे वो तब देख पाएगा। बट आज से 200-300 साल पहले ये सभी नहीं था। यानी उस दौर को जानने का आज हमारे पास जो सबसे बड़ा सोर्स है वो लिटरेचर है। यानी जब हम लिटरेचर के किताबों को पढ़ते हैं तब हमें वो साफ साफ दिखाई देता है कि उस समय का समाज कैसा था। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया। लिटरेचर इज एन आर्ट विच मेक्स द लैंग्वेज मच मोर इफेक्टिव, कि साहित्य एक ऐसी कला है जो भाषा को अधिक से अधिक प्रभावी बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। लिटरेचर में आप कुछ लैंग्वेज को इस तरह से यूज करते हैं ताकि पढ़ने में, सुनने में काफ़ी अच्छा लगे। यहाँ पे मैं आपके एक कन्फ्यूजन को जरा दूर कर दूं। बहुत से लोगों को लगता है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है रिटेन फॉर्म में है वो सब लिटरेचर होगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा होता तो इस हिसाब से ट्रेन के टिकट पे लिखा हुआ जो कुछ भी है वो भी लिटरेचर हो जाता, दवाई के पीछे भी बहुत कुछ लिखा हुआ रहता वो भी लिटरेचर हो जाता। तो क्या वो सभी लिटरेचर है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से तो बहुत सारा चीज़ लिटरेचर हो सकता है ना। साइंस की किताब, गणित की किताबें, ये भी लिटरेचर हो जाएगा। हिस्ट्री की किताबें, वो भी लिटरेचर हो जाएगा। तो एक्चुअली लिटरेचर है क्या? देखिए, वैसा रिटेन वर्क जिसको कि हम लोग लिटरेचर कहेंगे उसमें लैंग्वेज को बहुत ही आर्टिस्टिक और क्रिएटिव मैनर में यूज किया जाना चाहिए। The written work is considered as a piece of literature which has creative and artistic merit of language. अब चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, नॉवेल हो, ड्रामा हो, हमें अगर वो क्रिएटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ मिले तो वो लिटरेचर होगा। यहाँ तक कि अगर कोई हिस्ट्री का भी बुक है लेकिन उसे काफ़ी आर्टिस्टिक क्रिएटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो वो भी लिटरेचर होगा। जैसे कि हिस्ट्री का एक बुक है जिसका नाम है द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ सेलबर्न, जो कि गिलबर्ट वाइट के द्वारा लिखा गया है। ये बुक हिस्ट्री का है बट इसे लिटरेचर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतरीन नैरेटिव स्टाइल का यूज किया गया है। यहाँ पे एक मिथ और भी है लोगों का कि लिटरेचर का मतलब होता है रिटेन फॉर्म में होना, लेकिन लिटरेचर ओरल भी होता है। इनफैक्ट लिटरेचर की जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है वो पोइट्री है। और जब हमारे पास लेखन विद्या नहीं थी तब भी हम पोइट्री सुनते सुनाते चलते थे। इनफैक्ट आज भी लगभग 1500 साल हो चुके हैं इंग्लिश जब शुरुआत हुआ था। तो जब इंग्लिश शुरू हुआ था उस टाइम पे इंग्लिश लिखा नहीं जाता था, ओरली ही सुनते सुनाते चलते थे लोग, लिटरेचर के फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में। इवन आज भी शादियों में
जब हल्दी होती है तो महिलाएं गीत गाती है, वो गीत कहीं लिखी हुई तो है नहीं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन होती चली जाती है और वो भी एक लिटरेचर है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिटरेचर, कि हम लोग लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं, इसका पर्पस क्या है। देखिए शुरू में लिटरेचर का एक ही पर्पस था, वो था इंटरटेनमेंट। लोग जो है लिटरेचर को इसलिए गाते गुनगुनाते चलते थे क्योंकि उससे उनको इंटरटेनमेंट मिलता था। लेकिन बाद में लिटरेचर का जो यूज़ है वो बहुत ही वाइड लेवल पे होने लगा, बहुत ही विस्तृत लेवल पे होने लगा और लोग जो है वो समाज के भलाई के लिए लिटरेचर का यूज करने लगा। मीन्स समाज के जो बुराई है उनको दूर करने के लिए लिटरेचर लिखा जाने लगा। और जब बाकी लोगों ने इसे पढ़ा तो उन लोगों को लगा कि ये तो अपना ही समाज है, उन्होंने उस लिटरेचर में अपने ही समाज को देखा। इस तरह से लिटरेचर को समाज का दर्पण, मिरर ऑफ सोसाइटी कहा जाने लगा। अब हम लोग बात करते हैं एक लैंग्वेज को लिटरेचर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। एक लैंग्वेज को लिटरेचर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कुछ लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर स्पीच यूज कर सकते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर स्पीच एक ऐसा टूल्स या टेक्निक्स होता है जिसका प्रयोग करके हम लोग लैंग्वेज को लिटरेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी अगले वीडियो में। ऑलमोस्ट 25 लिटरेरी डिवाइस पढ़ाऊंगा जिससे कि पूरा लिटरेरी डिवाइस ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस जैसे कि सिमिल, मेटाफर और एलिट्रेशन, एसोनेंस, कंजोनेंस बहुत सारा होता है जिसका यूज करके आप एक लैंग्वेज को, सिंपल लैंग्वेज को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिमिली का यूज करूं जिसमें लाइक जैसे शब्द का यूज, नॉर्मली जब आप किसी को कहते हैं कि आप बहुत सुंदर हो तो आप सिमिल का यूज करते हुए कह सकते हैं आप चांद जितना सुंदर हो, और मेटाफर का यूज करते हुए कह सकते हैं आप बिल्कुल चांद लग रहे हो। तो इस तरह से हम लोग एक नॉर्मल लैंग्वेज को लिटरेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं फिगर स्पीच की मदद से या लिटरेरी डिवाइस की मदद से, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग आज का सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। एक लिटरेचर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ या मैं अपने भावनाओं, इमोशंस के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्या लिखूँ? क्या मैं एक कविता लिख दूँ या फिर मैं एक ड्रामा लिखूँ या फिर मैं एक इस पर ऐसे लिख दूँ? कविता लिखने का मतलब ये है कि मैं एक सॉन्ग की तरह इसको लिखूँ और इसको गाऊँ। ड्रामा से मेरा ये मतलब है कि इसमें एक दो कैरेक्टर होगा, स्टेज पे आएगा और वो मेरी बातों को वहाँ बताएगा। और ऐसे लिखने या स्टोरी लिखने से ये मतलब है कि स्टोरी में भी कैरेक्टर होता है बट ऐसे में कोई कैरेक्टर नहीं होता, सिंपली उसको फैक्ट वेज इस तरह से लिख दिया जाए। मीन्स एक कंटेंट को, एक टॉपिक को आप कई फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे पोइट्री में, ड्रामा में या प्रोज में। तो ये जो पोइट्री, ड्रामा या प्रोज है इन्हीं को हम लोग कहते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोइट्री के बारे में। पोइट्री क्योंकि ओल्डेस्ट फॉर्म है लिटरेचर का, इसलिए पोइट्री से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली पोइट्री हम लोग उसे कहते हैं जिसमें कोई ना कोई राइम या रिदम होगा। रिदम कहते हैं जो शब्दों का उतार चढ़ाव होता है, इसको मीटर भी कहते हैं। एक्चुअली एक लाइन है अगर कविता का, उसमें मान के चलिए 6 या 8 वर्ड है तो उसमें कोई वर्ड तेज पढ़ा जाता है, कोई वर्ड धीमा पढ़ा जाता है, इसी को रिदम कहते हैं। और राइम कहने का मतलब ये हुआ किसी भी लाइन का जो आखिरी वर्ड होता है तो मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जॉन डॉन का एक पोएम पढ़ रहा हूँ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर द वेरीनेस ऑफ दी नॉर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। तो यहाँ पे जो दी और ये मी है, ये दोनों साउंड मैच कर रहा। इसी तरह से पहला लाइन का आखिरी वर्ड गो और तीसरा लाइन का आखिरी वर्ड सो, ये दोनों भी राइमिंग है, यहाँ पे मैच कर रहा। तो जब साउंड एक जैसा वो मैच करे तो उसको राइम कहते हैं। आगे चल के हम लोग राइम स्कीम भी पढ़ेंगे। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको राइम स्कीम समझाऊंगा और उसमें कैसे आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं एग्जाम में, जो कि पूछा जाता है आपको 5 मार्क्स से 10 मार्क्स में, मैं उसे समझाऊंगा कैसे लिखते हैं। लिटरेचर का जो सबसे पुराना फॉर्म है, सबसे पहला फॉर्म जो देखा गया वो पोइट्री ही था। पहले के टाइम पे पोइट्री का यूज बहुत ज़्यादा करते थे। क्यों? क्योंकि इसको याद करना बहुत आसान था। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि लेखन विद्या तो थी नहीं, तो उसे जब लिखते नहीं थे तो याद रखना मुश्किल हो जाता था। लेकिन पोइट्री में राइम रिदम का यूज करते हुए उसको याद करना बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि लोग जो है उसको गाते हुए चलते थे। इस तरह से वो ज़्यादा इफेक्टिव था। अब हम लोग पोइट्री के अलग अलग टाइप्स को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री का सिंपली मतलब हुआ अ ड्रामा इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, कि कोई पोइट्री के रूप में लिखा हुआ ड्रामा। बहुत से हिस्टोरिकल ड्रामाज हैं जो कि पोइटिक फॉर्म में लिखा गया था। अब इसका भी बहुत सारा कैटेगरी है, जैसे एक होता है वर्स ड्रामा। वर्स ड्रामा का मतलब हुआ कोई ड्रामा जो कि वर्स में कंपोज किया जाए। अब वर्स क्या होता है? वर्स कहते हैं जिसे आप गा सके, एक ऐसा लाइन जो कि आप गा सके उसको कहते हैं वर्स। जैसे कि आप शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ ले, आप एडिपस द किंग पढ़ ले, सोफोक्लिस का, हम लोग पढ़े भी थे। ड्रामेटिक पोइट्री में एक और ड्रामा होता है जिसको कहते हैं क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा एक्चुअली होता तो पोइट्री ही है, बट इसको परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता है, बल्कि इसको सिंपली पढ़ने के लिए लिखा जाता है। यानी कि इस टाइप का जो ड्रामा होगा उसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाएगा, इसको सिर्फ लिख दिया गया है बुक में, आप इसे सिंपली पढ़ लो और एंजॉय करो। उसके अलावा एक और ड्रामेटिक पोइट्री का एग्जाम्पल है जिसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। मोनोलॉग क्या होता है?
जैसे कोई स्टेज पे एक कैरेक्टर आएगा, अगर दो कैरेक्टर आपस में बात करेगा तो आप इसे डायलॉग बोलना, और एक अकेला कैरेक्टर आ रहा कोई लेंदी सा स्पीच दे रहा तो उसे आप मोनोलॉग कहेंगे। वहीं अगर कोई एक कैरेक्टर आके स्टेज पे अपने अंदर के जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसे अगर वो बतला रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो इसे सोलिलोग कहते हैं। मोनोलॉग हो या सोलिलोग हो, उसमें एक ही कैरेक्टर होता है, डायलॉग में दो कैरेक्टर होता है। मोनोलॉग और सोलिलोग में ये डिफरेंस है कि मोनोलॉग में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति लेंदी सा स्पीच दे रहा, बस वो कोई चीज को आके समझा रहा, और जो सोलिलोग होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने अंदर के बात को, फीलिंग को समझा रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग ड्रामेटिक पोइट्री के 3 टाइप को पढ़ते हैं, जिसमें वर्स ड्रामा यानी जिसे गाया जा सके, क्लोजेट ड्रामा यानी जिसको पढ़ने के लिए लिखा गया है, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नहीं, और एक ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसमें कोई अकेला कैरेक्टर होगा, वो आकर के कोई स्पीच देगा। इसी तरह से पोइट्री का एक दूसरा टाइप है जिसको कहते हैं नरेटिव पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री अलग है, नरेटिव पोइट्री अलग है। नरेटिव पोइट्री में क्या होता है कि कोई स्टोरी होता है और उसको एक पोइट्री के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें एक तो प्रॉपर बिगिनिंग होगा, एक क्लाइमेक्स आएगा जिसको मिडिल कहते हैं। एक्चुअली जब कहानी बीच में पहुंच जाता है और एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसको क्लाइमेक्स कहते हैं, उसके बाद वो एंडिंग की तरफ चलेगा, तो इसको कहते हैं नरेटिव पोइट्री। तो जैसे ड्रामेटिक पोइट्री 3 टाइप का होता है, वैसे ही नरेटिव पोइट्री 4 टाइप का होता है, जिसमें पहला है एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री एक्चुअली एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, ये एक बहुत ही लंबा पोएम होता है जो कि किसी स्टोरी को बता रहा होता है, और एक्चुअली ये जो स्टोरी होता है वो हीरोइज्म से भरा होता है। उसमें जो कैरेक्टर होगा वो अपने हीरोइक डीड्स को करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वीरता दिखलाएगा, ग्रैंड एडवेंचर, बहुत बड़े बड़े काम करेगा, और ये ऐसा समझ ले इसमें लार्जर देन द लाइफ दिखाया जाता है। एक कैरेक्टर जो कि रियल लाइफ में होता है उससे बढ़ा चढ़ा के उसमें दिखाया जाएगा आपको। और जो एपिक होता है ये आप समझ ले कि बहुत ही बड़े स्केल पे लड़ा जाता है, एक ऐसा युद्ध होगा एपिक के अंदर जो कि बहुत बड़े भूभाग पे लड़ा जाएगा, बहुत सारे इसमें राजा, बहुत सारे वॉरियर इसमें भाग लेंगे और कई साल तक ये युद्ध जो है वो चलेगा, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा पूरे वर्ल्ड पे। इस टाइप के पोइट्री को कहते हैं एपिक पोइट्री। अगर आप देखें एपिक पोइट्री में एग्जाम्पल, तो सबसे बड़ा, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एपिक पोइट्री जो है वो महाभारत है। उसी तरह से रामायण भी एक एपिक पोइट्री है। होमर का जो इलियाड है, ओडिसी है, ये भी एपिक पोइट्री का एग्जाम्पल है। उसी तरह से जॉन मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, ये सभी एपिक का उदाहरण है। एपिक में बहुत बड़ा युद्ध होता है, ये इसका खास बात होता है। एपिक में करेज, बोल्डनेस, लव फॉर वंस कंट्री, ये सभी चीज़ें एकदम आम है कि बहुत वीरता दिखाया जाएगा, अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, ब्रेवरी दिखाया जाएगा, ये बहुत ही कॉमन है। उसी टाइप से नरेटिव पोइट्री का एक दूसरा एग्जाम्पल है आइडल्स। आइडल्स क्या होता है, ये शॉर्ट पास्टोरल पोएम होता है जो कि अक्सर गांव के कहानियों को दिखलाता है, रस्टिक लाइफ को दिखलाता है, जो कि अक्सर शेफर्ड के द्वारा गाया जाता है। ये शेफर्ड क्या होता है, भेड़ बकरियों को चराने वाला जो व्यक्ति होता है उसको शेफर्ड कहते हैं। अगर आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे जो गाय, भैंस वगैरह, बकरियाँ वगैरह जो चराता है उस व्यक्ति को शेफर्ड कहेंगे। अब ये जो शेफर्ड होता है, जब उनकी बकरियाँ चल रही होती है खेतों में, तो उस टाइम पे वो बैठ करके कुछ सोच रहा होता है, वो अपने पुरानी लाइफ को याद कर रहा होता है, या फिर वो जो भी नज़ारा, प्राकृतिक नज़ारा देखता है उन पे वो कुछ गाना शुरू कर देता है, और उन्हीं को कहा जाता है आइडल्स। इसी टाइप में एक होता है ले। नरेटिव पोइट्री का एक तीसरा उदाहरण है ले। ले क्या होता है, ये एक ऐसा पोएम होता है जो कि सिवेलरी पे बेस्ड होता है। अब ये सिवेलरी क्या होता है, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसे समझे तो जैसे सेना में जो ऊंचे अधिकारी लोग होते हैं, जैसे कि कैप्टन हो गया, जैसे कि कर्नल हो गया, इस टाइप के लोग जो होता है वो उसे आप कह सकते हैं सिवेलरी। पहले के टाइम पे जो राजा होता था उनका एक नाइट होता था, एक नहीं कई सारा नाइट होता था, और ये नाइट जो बहुत ही बड़ा वॉरियर होता था, और ये नाइट जब युद्ध लड़ने जाता था और जब युद्ध लड़के वो आता था तो उनके वीरता की कहानियां सुनाया जाता था, जिसको सिवेलरी कहते थे। और जब वो वहां से आता था तो बहुत सारी जो औरतें होती थी उनसे काफ़ी इंप्रेस होती थी, फिर उनसे उनका जो है अफेयर्स स्टार्ट होता था, और उनके बारे में, उनके लव अफेयर और नाइट्स के बारे में जो कहानियाँ गाई जाती थी उन्हें ले कहते हैं। अब इसी तरह से एक होता है बेलार्ड। नरेटिव पोइट्री का एक और एग्जाम्पल है बेलार्ड। बेलार्ड जो है ये एक्चुअली ट्रेडिशनल या फोल्क सॉन्ग है जो कि गांव वगैरह में गाया जाता है। अक्सर आप देखेंगे कि शादियों के टाइम पे हल्दी जब लगता है तो गांव की औरतें जो है कुछ वहाँ पे गीत गाती है। ये गीत कहीं लिखा हुआ नहीं है, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते चला जाता है। और इस टाइप की जो महिलाएं होती है अक्सर वो इलिटरेट होती है, पार्शियली लिटरेट होती है, पूरी तरह से पढ़ी लिखी नहीं होती है, इसे लिखना पढ़ना नहीं भी आता है, फिर भी वो उसे गाती है, तो इसे ही कहते हैं बेलार्ड। तो जैसे ड्रामेटिक पोइट्री 3 टाइप का था, वैसे नरेटिव पोइट्री 4 टाइप का है, जिसमें एपिक पोइट्री, आइडल, ले और बेलार्ड आता है। और उसी तरह से पोइट्री का जो तीसरा टाइप है उसको कहते हैं लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री क्या होता है कि इसमें कोई पोइट
वो अपने पर्सनल इमोशंस और थॉट्स के बारे में बताएगा। यहाँ पे वो बताएगा कि मेरे क्या फीलिंग्स है, मैं ठंड के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। इस टाइप से वो अपना पर्सनल फीलिंग जब बताएगा तो उसे लिरिक पोइट्री कहते हैं। इसमें जो पोइट होगा वो सिर्फ अपनी बात करेगा, तो इसमें फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है और इसमें कोई खास टॉपिक वो उठा लेता है, जैसे कि डेथ या लव या तो फिर कोई सीजन, और उन पे अपना जो इमोशंस है कि मैं उनके पे क्या सोचता हूँ वो सभी वो लिख देता है। और इनका भी 3-4 टाइप है। जैसे एक होता है इलेजी। एलेजी कहते हैं शोक गीत को। शोक गीत जैसे कि कोई मर जाए, उसके डेथ पे मौन करने के लिए, उसकी वाइफ मर गई, उसका दोस्त मर गया, ठीक है, तो उसके याद में जो कविताएं लिखा जाता है जिस पे कि काफ़ी वो रोता है, अपना दुख प्रकट करता है, उसको कहते हैं इलेजी। इसी टाइप में एक होता है सोनेट। सोनेट एक 14 लाइन का पोएम होता है जिसमें आप कोई खास तरह का राइम स्कीम यूज करते हैं लिखने के लिए। सोनेट 2 टाइप का होता है, एक होता है पेट्रियार्कियन सोनेट जिसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं, और एक होता है शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट वो होता है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट को लिखा और वो उन्होंने अपना ही राइम स्कीम का यूज करते हुए लिखा। क्योंकि शेक्सपियर ने अपने ही राइम स्कीम का यूज किया, इसलिए शेक्सपियर के राइम स्कीम को शेक्सपियरियन राइम स्कीम कहते हैं, जो कि ये है, और पेट्रियार्कियन राइम स्कीम जो है वो ये है। आप इसे भी याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी टाइप में एक होता है ओड। ओड क्या होता है? ओड एक ऐसा पोएम होता है जिसमें आप किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को संबोधित करते हुए कुछ कहते हैं। आप किसी पर्सन को एड्रेस कर सकते हैं, अपने प्रेमिका को एड्रेस कर सकते हैं, आप किसी सीजन को एड्रेस कर सकते हैं जैसे कि ऑड टू ऑटम, आप किसी ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर सकते हैं जैसे ऑड ऑन अ ग्रीसियन ऑन, और बहुत सारे टॉपिक आप उसे उठा के उस पर कविताएं लिख सकते हैं। एक इसी तरह का होता है हाइम। हाइम क्या होता है? उसमें आप गॉड को प्रेज करते हैं, मतलब गॉड का तारीफ करते हुए जब आप कोई पोएम लिखते हैं तो उसे ही हाइम कहते हैं। तो इस तरह से आप पोएट्री के अलग अलग फॉर्म को पढ़ते हैं। इसे आप याद रखें, आप कुछ भी करें लेकिन इसे आपको याद रखना ही है। चलिए हम लोग अब ड्रामा के बारे में समझ लेते हैं। तो ड्रामा है क्या? ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है थिंग्स डन, चीजें जो हो गई। कोई पूछे ड्रामा क्या है तो आप कह सकते हैं ड्रामा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट, कि आपके अंदर कुछ गुण है, आप जब उसे रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को दिखलाते हैं, तो यही ड्रामा है। बहुत से लोगों के अंदर कुछ काबिलियत था, उसके अंदर वो आर्ट था, लेकिन लोग उसे तब जान पाया जब उन्होंने अपने उस आर्ट का प्रदर्शन किया। जैसे कि आप देखेंगे वो बच्चा जो आता है जो टेंगे टेंगे कर देता है, तो वो भी एक तरह का उनका आर्ट है, और वो जब अपने आर्ट का रिप्रेजेंटेशन करता है तो ये भी एक टाइप का ड्रामा है। अच्छा, आप ये भी याद रखें कि ड्रामा को इसलिए नहीं बनाया गया कि ड्रामा को आप पढ़े अकेले में बैठ करके और खूब आनंद, नहीं, वो नोवेल है जिसे आप अकेले पढ़ के एंजॉय कर सकते हैं। ड्रामा को एक्चुअली बनाया गया था स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। ड्रामा बना ही इसलिए है कि कुछ लोग स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, बाकी सभी लोग ऑडियंस के टाइप में देखेंगे। आज का जो फिल्म है वो ड्रामा का एग्जाम्पल है, वो नोवेल का एग्जाम्पल है। तो ड्रामेटिक एलिमेंट्स को आप समझ ले कि एक ड्रामा किन चीजों से मिलकर बना है। तो ड्रामा में बेसिकली ये 7 चीजें होता है। एक तो होता है प्लॉट। प्लॉट का मतलब हो गया बेसिक्स, जो स्टोरी होगा उसका, जिसके ऊपर वो फिल्म बन सकता है या ड्रामा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक स्टोरी तो होगा जिसको प्लॉट कहेंगे। फिर उस स्टोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर होंगे। कैरेक्टर में जो हीरो होगा उसे कहेंगे आप मेल प्रोटोगोनिस्ट, जो हीरोइन होगी उसे आप कहेंगे फीमेल प्रोटोगोनिस्ट, और जो विलन होगा उसे आप कहेंगे एंटागोनिस्ट। इसी तरह से वो जो हीरो होगा या जो भी कैरेक्टर होगा वो लोग डायलॉग बोलेंगे, और वो डायलॉग अगर अकेला बोलता है तो आप उसे सोलिलोग या मोनोलोग कहेंगे, लेकिन 2 व्यक्ति आकर अगर वो डायलॉग बोले तो उसे आप डायलॉग ही कहेंगे। यानी 2 लोग आकर के स्टेज पे बात करेगा तो डायलॉग, अकेला अकेला बात करेगा तो मोनोलोग कहेंगे। उसी तरह से जो कपड़ा वगैरह पहन के आएगा वो कैसा दिखने में लग रहा है, उसका हाव भाव कैसा है, हुलिया कैसा, उसको आप गेस्चर कहेंगे। और पीछे का जो पर्दा वगैरह लगा हुआ रहेगा, कई बार जंगल का सीन दिखाया जाएगा, कई बार हिमालय का सीन दिखाया जाएगा, तो वो जो पर्दा पीछे रहेगा उसे आप सीनिक इफेक्ट कहेंगे। और बीच में माहौल को सीरियस बनाने के लिए या थोड़ा फनी बनाने के लिए जो म्यूजिक डाला जाएगा वो भी इस ड्रामेटिक एलिमेंट का पार्ट होता है। तो अब हम लोग ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि एक ड्रामा के अंदर कौन कौन सी बातें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन यानी इनिशियल इंसिडेंट। दूसरा आएगा कॉम्प्लिकेशन यानी राइजिंग एक्शन। इसे मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ। एक्चुअली मान के चलिए कि कोई पुलिस वाला है, उनकी एक वाइफ है, उनका एक छोटा सा लड़का है। अब क्या होता है कि ये पुलिस वाला किसी दिन एक बहुत ही बड़ा विलेन को अरेस्ट कर लेता है। तो जिस दिन वो उस विलेन को अरेस्ट किया, समझिए कि कहानी का शुरुआत हो गया, इनिशियल इंसिडेंट हो गया, जिसे आप एक्सपोजिशन कहेंगे। अब क्या होता है कि वो डाकू जो था वो वहां से जेल से भाग जाता किसी तरह से, और वो बदला लेने के लिए उस पुलिस वाला को मार देता है। अब ये जो था वो राइजिंग एक्शन था, जिसको आप कॉम्प्लिकेशन कहेंगे। अब वो जो उनकी वाइफ थी और वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर वहां से कहीं दूसरे जगह भाग जाती है। अब क्या होता है, बहुत सालों के बाद
जब वो महिला और उनका बेटा जो था वो अब बड़ा हो चुका है, अब ये कहीं मान के चलिए बाजार में जा रहा था और तभी पता चलता है कि कोई नेता भाषण दे रहा है और ये नेता कोई और नहीं बल्कि उनके पति का कातिल है जो कि अब नेता बन गया है। तो वो अपने बच्चे को बताएगा कि यही है तुम्हारा बाप का कातिल। ये टर्निंग पॉइंट आएगा। एक्चुअली ये कहानी मिडिल में पहुंच चुका है, इसको आप क्लाइमैक्स भी कहेंगे, जहां पे स्टोरी आपके पीक पॉइंट पे होता है। अब जो है वो डाउनफॉल आएगा स्टोरी में। अब आएगा चौथा फॉलिंग एक्शन, जिसको आप डेनोमेंट भी कहेंगे, जहां पे हो सकता है वो गुंडा जो है उनके माँ को और वो जो लड़का है हीरो जो बन गया अब उनके वाइफ को किडनैप कर ले। अब ये होगा कि हो सकता है कि वो जो विलन है वो उनमें से उनके माँ को मार दे, तो इनको कहेंगे ट्रेजेडी, कैटास्ट्रोफी। ट्रेजेडी का मतलब हो गया दुख। और लास्ट में हो सकता है कि या तो सब कुछ अच्छा हो जाए, उनके माँ भी मिल जाए, पत्नी भी मिल जाए और एक हैप्पी एंडिंग हो जाए, अच्छा कंक्लूजन मिल जाए, तो इसे आप कहेंगे कंक्लूजन। तो ये एक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक ड्रामा के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, जिसको बताया गया है। तो हम लोग ड्रामा को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जो ड्रामा हुआ करता था शुरू में, जब नॉर्मन कंक्विस्ट के बाद ड्रामा शुरू हुआ था, मतलब 1066 एडी में नॉर्मन कंक्विस्ट हो गया, तो उसके बाद ही ड्रामा का शुरुआत हुआ। पोएट्री जितना पुराना नहीं है। और शुरू में जो ड्रामा का नेचर था वो रिलीजियस था, धार्मिक, और सिर्फ चर्च में परफॉर्म किया जाता था। जो चर्च के फादर थे सिर्फ वही ड्रामा परफॉर्म करते थे और इसका नेचर भी बहुत ही ज्यादा रिलीजियस था। और इसका लक्ष्य जो था, उद्देश्य था, वो ये था कि लोगों को क्रिश्चियनिटी के नजदीक लाना था। तो शुरू में चर्च में ही ड्रामा परफॉर्म होता था। और उस टाइम पे जो ड्रामा लिखा जाता था उसे मिरेकल प्लेस और मिस्ट्री प्ले कहते हैं। मिरेकल प्ले में क्या होता था, कोई सेंट होता था, साधु होता था, उनके बारे में कहानियां सुनाया करता था कि ये चमत्कारी पुरुष है। और जो मिस्ट्री प्लेस था उनके अंदर बाइबल से कहानियों को लिया जाता था और बाइबल की कहानियां सुनाया जाता था, जीसस क्राइस्ट की कहानियां सुनाया जाता था, ताकि लोग जो है चर्च की तरफ आए। फिर आगे चल के एक मोरालिटी प्ले डेवलप हुआ और इंटरल्यूड डेवलप हुआ, जिसके कारण चर्च के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगा। फिर ये जो ड्रामा है ये चर्च के बाहर परफॉर्म होने लगा, बरामदा में। फिर धीरे धीरे इतना भीड़ होने लगा कि बरामदा में भी जगह नहीं बचने लगा, तो रोड पे परफॉर्म होने लगा। तभी जब रोड पे परफॉर्म होने लगा तो व्यापारियों के एक ग्रुप को, जिसे ग्रुप ऑफ मर्चेंट कहते हैं, जिसका नाम गिल्ड दिया गया है लिटरेचर में, तो गिल्ड एक ग्रुप है व्यापारियों का, उनका नज़र पड़ गया इन सभी पब्लिक पर। आप देखिए, जिन चीज़ पे व्यापारियों का नज़र पड़ जाएगा वो चीज़ पक्का है कि वो डेवलप हो ही जाएगा। उन्होंने देखा कि यहाँ चर्च वाले जो है वो ऐसा परफॉर्मेंस कराते हैं, ड्रामा करवाते हैं और उन्हें कोई फ़ायदा, पैसा वगैरह नहीं मिलता। लेकिन हम लोग अगर अच्छी ड्रामा दें जिससे कि लोग और अट्रैक्ट हो तो हम पैसा भी कमा सकते हैं। तो व्यापारियों को मन में ये सब बातें आ गया, तो उन्होंने कुछ ऐसा ड्रामा प्रोड्यूस किया जो कि रिलीजियस नहीं था लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा लुभाता था। उसमें सबसे पहला जो कॉमेडी था जिसका नाम था रोइस्टर डोइस्टर, जो कोई निकोलस उड़ाउल के द्वारा लिखा गया 1550 में, तो वो पहला कॉमेडी था। आप इसे याद रखें कि फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश वो है निकोलस उड़ाउल के द्वारा लिखा गया रोइस्टर डोइस्टर 1550 में। पहला ट्रेजेडी भी आप याद रखें, गोरबोडक है, जो कि थॉमस सैकविले और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया था। देखिए, ड्रामा जो है उन्हें प्ले भी कहा जाता है क्योंकि हमारे इंडिया में ड्रामा वर्ड ज़्यादा फेमस है, बाहर जो है प्ले ज़्यादा फेमस। तो ड्रामा लिखने वाले व्यक्ति को ड्रामाटिस्ट या प्ले लिखने वाले व्यक्ति को प्ले राइट कहते हैं, दोनों बात एक ही है। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली ड्रामा ये 7 टाइप का होता है, जिसे आपको याद रखना है। एक होता है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एंडिंग होगा वो सोरोफुल होगा, दुख के साथ अंत होगा। यानी अंत में हीरो जो होगा वो मर जाएगा या फिर हीरोइन मर जाएगी या कोई ना कोई मर जाएगा। मतलब जब कहानी स्टार्ट होगा तब जो मेन कैरेक्टर होगा, जो प्रोटोगोनिस्ट होगा, उसको दिखलाया जाएगा एक बहुत ही ज़्यादा ऊंचे घराने में और उसका बहुत ज़्यादा क्वालिटी दिखलाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगा उसका डिक्लाइन होगा और उस कैरेक्टर से आप इतना जुड़ चुके होंगे कि अंत में जब वो मरेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। इसे ही ट्रेजेडी कहते हैं। ड्रामा का जो दूसरा टाइप है वो कॉमेडी। कॉमेडी कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप खूब इसमें हंसते हो, नहीं। कॉमेडी का मतलब है हैप्पी एंडिंग होगा इसका। जैसे अगर एंडिंग बेकार हो जाए, एंडिंग में कोई मर जाए, तो आप उसे ट्रेजेडी कहेंगे। हैप्पी एंडिंग हो गया, अंत में हीरो हीरोइन मिल गई, और इसे ही हैप्पी एंडिंग कहते हैं। एक होता है ट्रेगी कॉमेडी। ट्रेगी कॉमेडी एक्चुअली ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी है, जिसमें आपको खुशी भी देखने को मिलेगा, दुख भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप खट्टा मीठा अगर मूवी देखें अक्षय कुमार का, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेगी कॉमेडी का। उसी तरह से एक होता है फार्स। फार्स एक्चुअली वो ड्रामा है जिसमें आप खूब हंसते हो, ये लाफ्टर को इंसाइट करता है, पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे, ऐसा ड्रामा होता है फाल्स। एक होता है मेलो ड्रामा। मेलो ड्रामा एक्चुअली सच में ड्रामा होता है, जिसको आप ड्रामा कहते हो वो मेलो ड्रामा है। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो
रोने लगेगा, कोई चीज़ के लिए रोने लगेगा, और वो जो उसका आंसू है वो झूठा आंसू होगा। आप उसे वो सामान दे तुरंत वो खुश हो जाएगा। ये मेलो ड्रामा है, वो नाटक करता है और कुछ नहीं। एक होता मास्क। मास्क का मतलब ये हुआ कि आप अपने जो होलिया होता है उसको डिस्गाइज कर लेते हैं, भेष बदल लेते हैं, या चेहरे पे मास्क लगा लेते हैं, किसी तरह से अपने आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं। तो इस टाइप के ड्रामा को मास्क कहते हैं। और 19वीं सेंचुरी में एक टाइप ऑफ ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ जिसको कहते हैं वन एक्ट प्ले। तो ये भी ड्रामा का एक फॉर्म है। तो ये 7 टाइप ऑफ ड्रामा आप याद रखें। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे अब प्रोज को। तो लिटरेचर का पहला टाइप मैंने बताया कि पोएट्री होता है, दूसरा टाइप मैंने बताया कि ड्रामा होता है, और तीसरा टाइप जो है वो प्रोज होता है। प्रोज एक्चुअली एक ऐसा राइटिंग वर्क है जिसके अंदर ना कोई राइम होता है ना रिदम होता है। तो अगर राइम रिदम रहे तो आप उसे पोएट्री कहेंगे, बिना राइम रिदम का हो तो प्रोज कहते हैं। जैसे मैं अगर आपको अभी कुछ बोल रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, ये प्रोज का वर्क है, इसमें कोई पोएट्री जैसा कोई राइम रिदम तो है नहीं, तो इसे कहेंगे आप प्रोज। मतलब जो डेली लाइफ में हम लोग जिस तरह से भी बात करते हैं वो प्रोज स्टाइल है। और आज का जो कोई वर्क लिखा जाता है, स्टोरी वगैरह लिखा जाता है या फिर नॉवल लिखा जाता है, वो प्रोज स्टाइल में ही लिखा जाता है। तो प्रोज 2 टाइप का होता है, ये याद रखें। फिक्शन, फिक्शन मतलब इमेजिनेशन पे होगा, काल्पनिक होगा, वो हकीकत में नहीं होता है, अपने कल्पना के आधार पे लिखते हैं। एक होता है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन यानी वो काल्पनिक नहीं होता, रियल होता है, रियलिटी बेस्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोग फिक्शन पढ़ते हैं जो काल्पनिक होता है, जो इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। जैसे एक होता है फ्लैश फिक्शन। फ्लैश फिक्शन किसको कहते हैं? ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि बहुत ही छोटा होता है और लगभग 1000 वर्ड में ये सिमट जाता है। वर्ड 1000 है, लगभग 2 से 3 पेज या 4 पेज 5 पेज तक आ सकता है। उसी तरह से एक होता है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी भी बहुत छोटा होता है, ये 3 से लेके 30 पेज तक हो सकता है। और शॉर्ट स्टोरी में क्या होगा कि कोई कैरेक्टर होगा, 1-2 कैरेक्टर होगा या 3-4 भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैरेक्टर इसमें नहीं होगा। और इसमें एक कोई सिंगल इंसिडेंट पे ध्यान दिया जाएगा ताकि ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इसी तरह से एक होता है नोवेला। नोवेला एक्चुअली शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है और नोवेल से छोटा होता है। इसमें 70-80 पेज से लेके 150 पेज के आसपास देखने को मिलता है। और इसके अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होगा, एक से ज़्यादा इंसिडेंट होगा, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसी तरह से एक होता है नॉवेल्स। नॉवेल्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत सारे इंसिडेंट, मल्टीपल कैरेक्टर्स के अंदर आएगा और ये बहुत ज़्यादा पेज का होता है, मतलब 150-200 पेज से भी ज़्यादा इसमें होता है। आप चार्ल्स डिकेंस का अगर नॉवेल पढ़े, डेविड कॉपरफील्ड, तो वो 1300 पेज का था। और बस एक लास्ट पढ़ना है जो हमें, वो है नॉन फिक्शन। एक्चुअली प्रोज का 2 टाइप है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन का मतलब इमेजिनेशन बेस्ड था, वो काल्पनिक था अपने कल्पना के आधार पे, लेकिन नॉन फिक्शन का मतलब रियलिटी बेस्ड, इसमें जो कुछ भी होगा वो सच्चाई होगा। तो राइटिंग बेस्ड ऑन फैक्ट है। जैसे कि एसे ले लीजिए। एसे जब आप लिखते हैं कोई भी टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी का जो एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, या बहुत सारे लोगों ने एसे लिखा। जैसे एक एसे हम लोग पढ़ेंगे वर्क ब्रिंग्स सॉलेस, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया। उसी तरह से 6 ऐसे है हमारे सिलेबस में, उन सभी एसेस को पढ़ेंगे। बट ऐसे का मतलब ये हुआ कि वो फैक्ट बेस्ड है, उसमें जो बातें लिखी जाएगी वो कल्पना पे नहीं होगा, वो सच में सच्चाई होगा। एक ऐसे स्टोरी से कैसे अलग होता है? देखिए, स्टोरी के अंदर कुछ कैरेक्टर होगा जिसका कुछ नाम वगैरह होगा। ऐसे के अंदर ऐसे कोई कैरेक्टर नहीं होगा, एक पार्टिकुलर टॉपिक उठाया जाएगा, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर, जैसे कि कोई भी टॉपिक, गाय उठा लिया, इंडिया उठा लिया, और इस पे जो है ऐसे वो लिखना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं होता है, जबकि स्टोरी के अंदर कैरेक्टर होता है। दूसरा होता है ऑटोबायोग्राफी। देखिए, एक बायोग्राफी होता है, एक ऑटोबायोग्राफी होता है। बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी का मतलब होता है जब आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखे तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी यानी लिखना। आपके जीवन के बारे में जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखे तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। आप जब अपने जीवन के बारे में खुद लिखते हैं तब इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो यानी खुद से, बायो मतलब जीवन, ग्राफी यानी लाइफ। अपने जीवन के बारे में खुद से लिखना, ये ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों का जो टाइप्स ऑफ लिटरेचर है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, लिटरेचर क्या होता है, ये सब कुछ टॉपिक खत्म हो चुका है। आने वाले 3-4 वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर देखें और उसे भी याद करें, और जितना इसमें बताया गया उसे आप याद करें। और अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, पूरा कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।